कॉनकॉर्ड के टेक ऑफ होने से ठीक 5 मिनट पहले एक कॉन्टिनेंटल फ्लाइट 55 सेम उसी रनवे से टेक ऑफ करती है जहां से कॉनकॉर्ड ने उड़ान भरनी थी। पर कौन जानता था कि इसी का टेक ऑफ करना ही एक बड़ी वजह बनेगी कॉनकॉर्ड के क्रैश के पीछे। इसे स्टेबलाइज करने के लिए कैप्टन ने इंजन नंबर 2 और 3 की पावर को कम कर दिया। अब जारी सी बात है कि इससे स्पीड भी कम होने लगी और प्लेन आल्टीट्यूड भी खोने लगा। और जब पूरे रनवे को सर्च किया गया तो जहां से कॉनकॉर्ड टेक ऑफ किया था उससे थोड़ा सा पीछे उन्हें वही एक मेटल की स्ट्रिप मिली जो कॉनकॉर्ड की नहीं थी। 20 जुलाई 2000 दोपहर 2:38 पर एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 ये कॉनकॉर्ड पैसेंजर कमर्शियल प्लेन था जिसे फ्रांस के चार्ल्स द गोल एयरपोर्ट से अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर जाना था। फ्लाइट के कैप्टन 54 साल के क्रिश्चियन मार्टी जो 1967 से एयर फ्रांस से जुड़े हुए थे। इनके पास 13,477 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। इनमें से 317 घंटे इसी कॉनकॉर्ड प्लेन के थे। साथ वाली सीट पर बैठे हैं 50 साल के फर्स्ट ऑफिसर जीन मार्कोट जो तकरीबन 2700 फ्लाइट आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस रखते हैं कॉनकॉर्ड प्लेन का। 58 साल के फ्लाइट इंजीनियर गिलिस्पी कॉकपिट में मौजूद हैं। सभी पायलट्स तो काफी तजर्बेकार थे। इनके अलावा 100 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर यानी टोटल 109 लोग इस वक्त प्लेन में बोर्ड हैं। जहाज टैक्सी वे से होता हुआ रनवे की तरफ बढ़ता है। कॉनकॉर्ड के टेक ऑफ होने से ठीक 5 मिनट पहले एक कॉन्टिनेंटल फ्लाइट 55 सेम उसी रनवे से टेक ऑफ करती है जहां से कॉनकॉर्ड ने उड़ान भरनी थी। पर कौन जानता था कि इसी का टेक ऑफ करना ही एक बड़ी वजह बनेगी कॉनकॉर्ड के क्रैश के पीछे। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? मुझे जरा 1 मिनट दीजिए, आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी। कॉन्टिनेंटल प्लेन जब टेक ऑफ कर रहा था तो इसके इंजन की बॉडी से एक्सीडेंटली एक मेटल की स्ट्रिप जो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 17 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी थी, ये रनवे पर गिर जाती है जो कोई नोटिस नहीं करता। इसके 5 मिनट बाद जब फ्लाइट 4590 ने अपना टेक ऑफ शुरू किया तो ये तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उस मेटल स्ट्रिप के ऊपर से गुजरा। इतनी स्पीड से उस मेटल की पट्टी ने प्लेन के लेफ्ट साइड वाले टायर्स को बर्स्ट कर दिया। जब टायर फटा तो उसके छोटे छोटे पीसेज लेफ्ट विंग पर गोली की स्पीड से लगे जिससे विंग डैमेज हो गया और फ्यूल तेजी से लीक होने लगा। जैसे ही फ्यूल टैंक से गिरने लगा, अब या तो इंजन की गर्मी की वजह से या फिर टायर्स के अंदर जो डैमेज वायर्स थी वहां से एक स्पार्क पैदा हुआ और फौरन आग भड़क उठी। याद रहे ये सारा कुछ विद इन सेकंड हुआ। अभी तक अंदर बैठे पायलट्स को कुछ पता नहीं था, लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गिलिस लोगलिन ने प्लेन से आग निकलती हुई देखी। इसने फौरन पायलट्स को बताया, पर वो कहते हैं ना कि अब तक काफी देर हो चुकी थी। कॉनकॉर्ड में बैठे फर्स्ट ऑफिसर ने V1 का सिग्नल पहले ही कैप्टन को दे दिया था। V1 ये एक सिग्नल होता है कि इस वक्त तक प्लेन एक तरह से मैक्सिमम रनवे को क्रॉस कर जाता है और ये अच्छी खासी स्पीड भी पकड़ चुका होता है और इस टाइम पर टेक ऑफ को किसी सूरत कैंसिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए पायलट्स को मजबूरन टेक ऑफ करना पड़ता है। टेक ऑफ करते ही इसके 4 इंजन में से 2 जो लेफ्ट साइड वाले थे वो आग की वजह से काफी मुतासिर हुए। इंजन नंबर 2 ने तो मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया। प्लेन तेजी से बाईं तरफ झुकना शुरू हो गया। पायलट्स अपनी पूरी ताकत के साथ इसे राइट की तरफ करते हैं। अब सिर्फ 3 इंजन ही काम कर रहे थे। डैमेज की वजह से लेफ्ट लैंडिंग गियर भी रिट्रैक्ट यानी क्लोज नहीं हो रहे थे जिससे ड्रैग में इजाफा होने लगा। प्लेन आल्टीट्यूड गेन करने की बजाय वो आहिस्ता आहिस्ता लेफ्ट की तरफ जाने लगा। एटीसी ने प्लेन को किसी तरह रनवे से अलाइन करने और दोबारा एयरपोर्ट पर वापस आने को कहा। पायलट्स इसी कोशिश में लगे हुए थे, पर एक्सट्रीम हीट की वजह से लेफ्ट विंग और इसमें लगे फ्लैप्स इनर एल्बोन जो प्लेन को स्टेबिलिटी देते हैं शदीद हीट की वजह से पिघलना शुरू हो गए और इंजन नंबर 1 भी फेल हो गया। इसे स्टेबलाइज करने के लिए कैप्टन ने इंजन नंबर 2 और 3 की पावर को कम कर दिया। अब जारी सी बात है कि इससे स्पीड भी कम होने लगी और प्लेन आल्टीट्यूड भी खोने लगा। इसी दौरान दूर से किसी ने गाड़ी में बैठे हुए इस रियल फुटेज को रिकॉर्ड किया जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर बदकिस्मती से लाख कोशिश के बाद भी एयर फ्रांस फ्लाइट 4590 एयरपोर्ट से कुछ 10 किलोमीटर दूर होटल लिसिमो की बिल्डिंग से टकराकर पूरी तरह से तबाह हो गई। प्लेन में बैठे सभी 109 लोग इस क्रैश में मारे जाते हैं और बिल्डिंग में 4 लोगों की भी इस एक्सीडेंट में जान चली जाती है। The world's most prestigious aircraft crashes. More than 100 people are dead. It was July 25th, 2000. 109 passengers and crew had only minutes to live. The plane crashed into a hotel, killing 4 more people on the ground. अब सिर्फ 2 लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरह आपके भी माइंड में आए होंगे।
कैसे एक 17 इंचेस की स्ट्रिप कॉन्टिनेंटल फ्लाइट से रनवे पर गिरी, दूसरा आखिर कैसे पता चला कि ये मेटल की स्ट्रिप ही वजह बनी कॉनकॉर्ड के क्रैश के पीछे। कोई और रीजन भी तो हो सकती थी, क्योंकि ना तो किसी ने वो मेटल स्ट्रिप प्लेन को लगते हुए देखी। आइए इन सभी डाउट्स को क्लियर करते हैं और ये 100% प्रूव भी होगा कि मेटल स्ट्रिप ने ही प्लेन के विंग को डैमेज किया था। लेकिन उससे पहले इस इंजीनियरिंग मास्टरपीस कॉनकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा जानना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए, ये पहला पैसेंजर जेट था जो डेल्टा विंग के साथ पतली बॉडी वाला प्लेन था। हालांकि अमूमन इस तरह के विंग्स फाइटर जेट्स में देखने को मिलते हैं। इसे ट्रांसएटलांटिक फ्लाइट्स यानी खासकर यूरोप से अमेरिका के लिए डिजाइन किया गया था। ये अपना 75% सफर साउंड की स्पीड से 2 गुना तेज सुपर क्रूज करके तय करता। इसी स्पीड की वजह से ये पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन को सिर्फ 3 घंटे में पार कर लेता था। लेकिन सोनिक बूम जो सुपरसोनिक स्पीड पर होती है की वजह से इसे सिर्फ समुद्र के ऊपर ही ऑपरेट करने की परमिशन थी, क्योंकि ग्राउंड पर लोगों के लिए ये काफी नॉइज क्रिएट करता है। इस प्लेन में यूरोप से अमेरिका की जो फ्लाइट थी वो 3 घंटों की थी, जो नॉर्मल पैसेंजर प्लेन से आधा टाइम बनता है। इस फ्लाइट रूट पर जहां एक आम पैसेंजर प्लेन की क्रूजिंग स्पीड 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर होती है, वहीं कॉनकॉर्ड की क्रूजिंग स्पीड इससे डबल 2100 किलोमीटर पर आवर थी और ये अर्थ की रोटेशन से भी ज्यादा फास्ट था। अब ये तो इसमें प्लस पॉइंट्स थे, लेकिन वहीं इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। इसकी जरा शेप देखो। इस तरह के विंग्स को डेल्टा विंग कहते हैं, जो यूजुअली फाइटर जेट्स में देखने को मिलते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि इसको टेक ऑफ होने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए और साथ ही इसका एंगल ऑफ अटैक भी बहुत ज्यादा होता है। एक आम पैसेंजर जेट जब टेक ऑफ करता है तो उसे नीचे तकरीबन सारा कुछ नजर आता है, लेकिन कॉनकॉर्ड के केस में एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा होने की वजह से अब पायलट्स नीचे नहीं देख पाते थे। इसीलिए कॉनकॉर्ड के नोज को फ्लेक्सिबल रखा गया था, जिसे टेक ऑफ के दौरान नीचे कर दिया जाता। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता तो इसे वापस ऊपर कर लिया जाता, और आपने वीडियोस में भी इसकी नोज को इसी तरह ही देखा होगा। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। क्रैश के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और जब पूरे रनवे को सर्च किया गया तो जहां से कॉनकॉर्ड टेक ऑफ किया था उससे थोड़ा सा पीछे उन्हें वही एक मेटल की स्ट्रिप मिली जो कॉनकॉर्ड की नहीं थी। रिसर्च के बाद पता चला कि वो मेटल प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेन के इंजन की थी। इसकी जब मेंटेनेंस हिस्ट्री चेक की तो स्ट्रिप को एक नहीं 2 दफा जुगाड़ू तरीके से रिपेयर किया गया था। टेक ऑफ के दौरान जब इंजन्स अपनी मैक्सिमम पावर पर थे तो स्ट्रिप जो थी वो इंजन्स की वाइब्रेशन बर्दाश्त न कर सकी और रनवे पर नीचे गिर गई। क्रैश के बाद कॉनकॉर्ड प्लेन लोगों की नजरों में बुरी तरह से गिर गया। एयर फ्रांस ने और ब्रिटिश एयरवेज ने, ये 2 ही एयरलाइंस थी जो कॉनकॉर्ड को ऑपरेट कर रही थी। इन्होंने सोचा कि कुछ टाइम के लिए सभी प्लेन्स को ग्राउंड कर देते हैं जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी ये सारा कुछ चल रहा था, तभी सितंबर 2001 में 9/11 अटैक होता है, जिसने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और लोग प्लेन में ट्रैवल करने से डरने लगे। वैसे भी कॉनकॉर्ड प्लेन में सफर करना हद से ज्यादा महंगा था। इसे सिर्फ अल्ट्रा रिच पैसेंजर्स ही अफोर्ड कर सकते थे। इसकी एक टिकट 15 से 20 लाख रुपए की थी। लोग इस पैसे को सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए ही स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि इसमें ना तो कोई लग्जरी थी, ना कोई बिजनेस क्लास थी, ना कोई फर्स्ट क्लास थी जिससे पैसेंजर्स को कंफर्ट मिलता। ऐसे ही कई रीजंस की वजह से कॉनकॉर्ड में ट्रैवल करना लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया, जिसको देखकर एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ने सभी प्लेन्स को परमानेंटली रिटायर करने का फैसला किया और 24 अक्टूबर 2003 की फ्लाइट इसकी आखिरी कमर्शियल फ्लाइट साबित हुई।